हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल और अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बुक, अ न्यू चैप्टर विच इज़ एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना ही चैप्टर स्टार्ट करना चाहूँगी। एंड अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं इग्नू के लेक्चर्स बनाती हूँ। आपको कोई भी टॉपिक सिंप्लीफाइड टर्म में समझाती हूँ, एंड स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के। ओके, सो ये चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आपने अपने बुक में देखा ही होगा। सो आई डोंट नो इफ़ आई विल बी एबल टू फिनिश दिस चैप्टर इन दिस एंटायर वीडियो और नॉट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं। देखो, इस यूनिट में मेन फोकस है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का इवोल्यूशन समझना। मतलब टाइम के साथ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे डेवलप हुई, उसकी वैल्यूज़ क्या थी, नॉर्म्स क्या थी, और प्रैक्टिकल वर्किंग कैसे चेंज हुई। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप तीन इम्पोर्टेंट चीज़ समझ पाएंगे। फर्स्ट, कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की जेनेसिस यानी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, स्पेशली फ्रीडम मूवमेंट के रूट से। सेकंड, इंडिया फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट हिस्टोरिकल फेजेस में कैसे इवॉल्व हुई, जैसे नेहरू ईरा में, कोल्ड वॉर पीरियड में, 1990s में, और एनडीए का पीरियड, फिर यूपीए गवर्नमेंट आई, उसके टाइम में कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व हुई है। थर्ड, आप क्रिटिकली खुद एग्जामिन कर पाएंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ थ्योरी में नहीं की जाती है, बल्कि प्रैक्टिकल भी है और कैसे काम करती है ओवर द ईयर्स। सो सिंपल वर्ड्स में ये चैप्टर हमें बताने वाला है कि इंडिया दुनिया को कैसे देखता था और वो अप्रोच टाइम के साथ कैसे चेंज हुई। ओके, अब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी 1947 के बाद सडनली मैजिक से अपेयर तो नहीं हुई थी। ओके, चलो अब आता है इंट्रोडक्शन पर। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी 1947 के बाद अचानक से नहीं क्रिएट हुई थी। इसकी रूट्स एक्चुअली प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में मिलती है। सो बुक के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं यहाँ कि 1932 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक फॉरेन पॉलिसी डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिशमेंट किया, जिनके चेयरमैनशिप कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और जो सेक्रेटरी थे वो थे राम मनोहर लोहिया। मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इंडिया ने इंडिपेंडेंस के पहले ही दुनिया को समझाना और इंटरनेशनल इशू पर अपनी थिंकिंग डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। अब एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। तो देखो, फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि एक कंट्री का दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन हैंडल करने का ओवरऑल अप्रोच क्या है, कि कैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ डील करती है, किस चीज़ पर, डिप्लोमेसी पर, सिक्योरिटी पर, ट्रेड पर, वॉर पर, पीस पर, अलाइंसेस कैसे बनती है, इंटरनेशनल इमेज कैसे होती है हैंडल, ये सब कुछ, ये सब चीज़ें हम लोग फॉरेन पॉलिसी में जानते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आज के वर्ल्ड में कोई भी कंट्री आइसोलेशन में नहीं रह सकती। ये नहीं बोल सकती कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं अपने रूम में ही ठीक हूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस में दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। कंट्रीज आर इंटरकनेक्टेड थ्रू पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, ट्रेड, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। इंडिया के केस में और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक ऑर्डिनरी स्टेट नहीं है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने वाले कुछ मेजर फैक्टर्स हैं। पहला, कि इंडिया का जो साइज़ है वो बहुत ह्यूज है। इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी उसकी काफ़ी रिच है, और हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लिनेजेस है दूसरे रीजन से, राइट। और बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज़, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एशिया और अफ्रीका उस वक्त न्यूली एमर्जिंग कंट्रीज़ थे, तो उनकी भी एक्सपेक्टेशन थी। मतलब कि बहुत से एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज इंडिया को एक ऐसे नेशन के रूप में देख रहे थे जो उनकी वॉइस को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसीलिए इंडिया सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि कई बार डेवलपिंग वर्ल्ड्स के स्पोक्स पर्सन के रूप में भी देखा गया है। अब इंट्रोडक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट एनालिटिकल पॉइंट ये है
कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एवोल्यूशन को ब्रॉडली दो टेंडेंसीज में समझा जाता है। बेसिकली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को दो तरीके से समझा जाता है। पहली टेंडेंसी क्या है? देखो, अर्ली ईयर्स में ना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में मॉरल वैल्यूज, जो कि मॉरल वैल्यूज होते हैं ना, आइडियलिज्म, एंटी कॉलोनियलिज्म, पीस, ग्लोबल कंसर्न्स, काफ़ी स्ट्रांग थी। मतलब इंडिया सिर्फ नैरो नेशनल इंटरेस्ट, मतलब खुद पर ही फोकस नहीं कर रही थी, बल्कि एक ब्रॉड और एथिकल रोल भी लेना चाहता था। लेकिन देखो, पहले तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, हम लोग इसे आइडियलिस्टिक अप्रोच बोल सकते हैं। आइडियलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को सिर्फ पावर स्ट्रगल नहीं, बल्कि वैल्यूज, कॉरपोरेशन कॉपरेशन, जस्टिस, पीस के थ्रू देखना। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि कभी कभी ज़्यादा आइडियलिज्म नेशनल इंटरेस्ट को वीक कर देता है। तो अर्ली फ्रेज में इंडिया ने कई बार मॉरल रीडरशिप को इम्पोर्टेंट दिया, जिससे प्रैक्टिकल नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हुआ। ओके, जो कि हम लोग नेहरू के टाइम पर देखते हैं मोस्टली। ठीक है। तो दूसरी टेंडेंसी जो होती है फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए, वो आती है नेहरू के पीरियड के बाद, लाइक पोस्ट नेहरू पीरियड में। यहाँ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी धीरे धीरे थोड़ी रियलिस्टिक होती है, स्ट्रेटेजिक होती है। इसको हम लोग रियलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। रियलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या है? रियलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखना, पावर रियलिटीज़ को समझना और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्लोगन से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी से हैंडल करना। लाइक एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, लाइक इंडिया की कोर पॉलिसी थी 1971 में। मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जब कोल्ड वॉर पीरियड चल रही थी तब थी इम्पोर्टेंस। फिर 1971 में क्या होता है, इंडो सोवियत ट्रीटी साइन होती है, जो कभी कभी प्रैक्टिकल कंपल्शन की वजह से पॉलिसी फ्लेक्सिबल या कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अब देखो, अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, ये सब हम लोग बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं आगे। इट्स जस्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, सो ओवरऑल हमारा ये जो इंट्रोडक्शन है यही अप्रोच देता है, लाइक फुल मैप देता है इस चैप्टर का, कि हम लोग इंडिया फॉरेन पॉलिसी कैसे फ्रीडम मूवमेंट रूट से मूव करके आइडियलिस्टिक मॉरल लीडरशिप देखती है, और फिर ग्रेजुअली वो मूव करती है टूवर्ड्स रियलिस्टिक इंटरेस्ट बेस्ड स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क। और ऑनेस्टली इसी एक लाइन में पूरे चैप्टर का डीएनए छुपा हुआ है। ओके, चलो, ग्रेट। तब अब इंट्रोडक्शन से एक चीज़ क्लियर हो गई कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की रूट्स इंडिपेंडेंस के बाद नहीं, उससे पहले ही डेवलप होने लगी थी। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि फॉरेन पॉलिसी की एक्चुअल जेनेसिस क्या थी, यानी उसका जन्म किन हिस्टोरिकल और आइडियोलॉजिकल फैक्टर से हुआ। ओके, चलो, ग्रेट। अब देखो, जेनेसिस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की रियल बर्थ इंडिपेंडेंस के बाद नहीं, कॉलोनियल एक्सपीरियंस, मतलब देखो, इंडिपेंडेंस के बाद नहीं, पहले हुई थी। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब चलो मैं सिर्फ अच्छे से समझाती हूँ। सबसे पहले, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि जन्म, शुरुआत या कोई स्टार्टिंग पॉइंट। सो ये सेक्शन बेसिकली हमें बताता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की एक्चुअल बिगिनिंग किन कंडीशंस में हुई थी। ओके, सबसे पहले, ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया टेक्निकली इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को ग्लोबल पॉलिटिक्स के बीच में पुश किया। मतलब इंडिया का खुद का इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल रोल नहीं था, लेकिन ब्रिटिश रूलर इंडिया का नाम, इंडिया की पोजीशन और इंडिया के रिसोर्सेज यूज करते थे अपने नेशनल इंटरेस्ट यानी द ग्रेट ब्रिटेन के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। सिंपल वर्ड में अगर मैं समझाऊं तो इंडिया को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करवाया जा रहा था, लेकिन रिमोट कंट्रोल था लंदन के हाथों में। यानी इंडिया पार्टी में थी, इंडिया पार्टी में प्रेजेंट थी, बट इनविटेशन उसके नाम पे था और डिसीजन किसी और के नाम पर। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में इंडिया का खुद का कोई डायरेक्ट स्टेक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था,
लेकिन फिर भी उसे इंटरनेशनल मैटर्स में इन्वॉल्व किया गया, मोस्टली ब्रिटिश स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए। ओके, बेसिकली क्या हो ना कि देखो, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी तो थी नहीं, तो ब्रिटिश अपने एडवांटेज के लिए इंडिया को यूज करते थे। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ ऑल। ओके, अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है कि ब्रिटिश जो पोजीशन थी इंडिया के नाम पर प्रेजेंट करते थे, वो अक्सर इंडिया अपने ट्रेडिशनल वर्ल्ड व्यू से मैच नहीं करते थे। यानी कि इंडिया की हिस्टोरिकल सोच क्या थी, वो बहुत हाई वैल्यूज चीज़ों को फॉलो करते थे, लाइक फॉर एग्जाम्पल सिविलाइजेशनल एथिक्स को को एग्जिस्टेंस में बिलीव करते थे, लाइक एग्जिस्ट करना अलग अलग ब्रॉडर, और फिर मॉरल विजन उनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, किसका, इंडिया का। ह्यूमनिस्टिक आउटलुक था। उसके अगेंस्ट भी कभी कभी कॉलोनियल रूरल जो थे रूलर्स, ओके, इंडिया की तरफ से स्टैंड ले लेते थे। इसी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस को धीरे धीरे समझ आया कि अगर इंडिया को फ्यूचर में अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनानी है तो उसको इंटरनेशनल इश्यूज पर अपना खुद का स्टैंड डेवलप करना पड़ेगा। ओके, तो यहीं से आता है हमारा नेक्स्ट मेजर स्टेप, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कांग्रेस ने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में फॉरेन अफेयर्स का डिपार्टमेंट क्रिएट किया, राइट। देखो, ये एक स्टेप था जो कि सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, ये एक्चुअली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एवोल्यूशन का पहला कॉन्क्रीट इंस्टीट्यूशनल स्टेप था। इंस्टीट्यूशनल स्टेप समझते हो, क्योंकि यहाँ पर एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया जाता है, सिर्फ बातें नहीं की जाती कि ओके हम लोग को भी अब कुछ करना पड़ेगा। ये एक स्टेप लिया जाता है, सिर्फ थियोरेटिकल बात नहीं है, ये प्रैक्टिकली हो रहा है। तो देखो, ये इसीलिए फर्स्ट कॉन्क्रीट इंस्टीट्यूशनल स्टेप था। लेकिन क्यों था? क्योंकि अब से जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की तरफ से इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इश्यूज पर स्टैंड लेना शुरू करते हैं, और ये स्टैंड कॉलोनियल गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट से इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो कह रहे हैं उसका उससे अलग स्टैंड लेते थे नेहरू। ओके, मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया के नेशनलिस्ट लीडरशिप ने दुनिया को ये सिग्नल दिया कि ब्रिटिश सरकार जो बोल रही है वो इंडिया की फाइनल वॉइस नहीं है। और ऑनेस्टली यही फॉरेन पॉलिसी का रियल पॉलिटिकल बर्थ मूवमेंट है। ओके, तो जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट स्ट्रांग हुआ और कांग्रेस का रोल गवर्नेंस में बढ़ने लगा, तो इंडिया का इंटरनेशनल रोल भी नेचुरली एक्सपैंड होने लगा। ओके, अब देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सैन फ्रांसिस्को में ना एक डेलिब्रेशन हुई थी यूएन चार्टर फाइनलाइज करने के लिए। उसमें क्या था, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, देखी पार्टिसिपेशन किया। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है बेसिकली फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट थी, जिसमें यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन के फॉर्मल को शेप किया जाता था। ओके, सो इवन बिफोर इंडिया उस वक्त इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, इंडिया ऑलरेडी अपीयर कर रही थी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल डिस्कशंस पर। ओके, अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बुक में हमारे जो कि दिया गया है इस सेक्शन में ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हाई वैल्यूज पार्ट आती है, जिसमें नेहरू के विजन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। 1946 में नेहरू के विजन्स क्या थे, आइडियलिस्टिक विजन्स। ओके, अब मैं आपको समझाती हूँ, आपने इसे बस एकदम स्टोरी की तरह समझो और समझ के रख लो अपने दिमाग में, आपको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो, 7 सितंबर 1946 के ब्रॉडकास्ट का ब्रॉडकास्ट में क्या हुआ, जहां नेहरू ने इंडिया की फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी की बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताए। बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल्स यहाँ पर जो थे, आइडियलिस्टिक विजन भी कहा, मतलब आइडियलिस्टिक विजन उनका स्ट्रांगली दिखता है। पहले कि मैं आपको आइडियलिस्टिक विजन्स बताऊं कि क्या क्या है, उसके पहले मैं आपको कुछ मीनिंग्स बताना चाहूँगी, कुछ वर्ड्स के, एंड आई एम श्योर आपको पता होनी चाहिए, बट अगर आपको नहीं पता तो समझ लो अच्छे से। आपको कोलोनियलिज्म का मतलब पता होगा। कोलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है? जब एक पावरफुल कंट्री किसी दूसरे रीजन या कंट्री पर पॉलिटिकल कंट्रोल स्टैब्लिश कर लेती है और उसके रिसोर्सेज, इकोनॉमी और गवर्नेंस पर डोमिनेट करती है। लाइक एग्जाम्पल, ब्रिटिश रूल जब कर रहे थे इंडिया पर, ठीक है। तो पहला तो नेहरू का गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या थे?
एंड ऑफ कोलोनियलिज्म, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, हर कंट्री के लिए जिस पर किसी और कंट्री का, किसी और पावरफुल कंट्री का राज चल रहा है, उसे बंद करना। दूसरा होता है इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म पता है, इम्पीरियलिज्म वो थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है ना कि एक पावरफुल स्टेट को अपना इन्फ्लुएंस, डोमिनेशन या कंट्रोल दूसरे रीजन पर एक्सपैंड करना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सिंपल टर्म्स में आप याद रखो कि कोलोनलिज्म क्या होता है, डायरेक्ट कंट्रोल होता है। इंपीरियलिज्म जो होता है ब्रॉडर डोमिनेशन होता है, और यहाँ पावर का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, अब देखो रेसिज्म क्या होता है। रेसिज्म का मतलब होता है रेशियल सुपीरियोरिटी या डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस। इस टाइम पीरियड में एशिया और अफ्रीका के लोगों के साथ कॉलोनियल पावर का अनइक्वल ट्रीटमेंट भी इस कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सकता है। ठीक है, अब नॉन अलाइनमेंट का सिंपल मीनिंग समझो। नॉन अलाइनमेंट क्या होता है, कोल्ड वॉर के टाइम में तुम आपको पता है कि वर्ल्ड जो है 2 ब्लॉक्स में बट गई थी, यूएसएसआर एंड यूएसए में। तो जब किसी एक को यानी देखो, एक इंडिया जो है और कुछ कंट्रीज के साथ मिलकर एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसमें बोलते हैं कि हमें किसी के साथ दोस्ती नहीं रखेंगे, लेकिन किसी के कैंप के हम दोस्ती सबसे रखेंगे, दुश्मनी किसी से नहीं रखनी है, लेकिन किसी कैंप के परमानेंट चमचे नहीं बनेंगे। ओके, अब बस एग्जाम में चमचा मत लिख देना। सो देखो, नेहरू ने इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को इन ग्लोबल इश्यूज के साथ कनेक्ट किया। अब मैं आपको वो जो उनके जो इम्पोर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल्स बता रही थी ना फॉरेन पॉलिसी की, वो ये है कि कोलोनलिज्म का एंड हो, इम्पेरियलिज्म का एंड हो, रेसिज्म जो थी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसको अपोज किया, नॉन अलाइनमेंट को प्रमोट किया, और फ्रेंडशिप एंड सॉलिडिटी अमॉन्ग एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस। अब सॉलिडिटी का मीनिंग क्या होता है? सॉलिडिटी का मीनिंग होता है म्यूचुअल सपोर्ट, यूनिटी एंड कॉमन पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। यानी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो एशियन अफ्रीकन कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करे। ये सब दिखाता है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को सिर्फ नैरो डिप्लोमेसी के रूप में नहीं देख रहा था। इंडिया अपने आप को एक मॉडल पॉलिटिकल लीडर ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड के रूप में देख रहा था। ओके, तो देखो, नेहरू का जो आइडियलिज्म इतना स्ट्रांग था कि कभी कभी वो रेसिप्रोसिटी का इशू इग्नोर कर देते थे, स्पेशली नेबर्स और पर्टिकुलरली चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। अब ये रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है म्यूचुअल गिव एंड टेक। यानी अगर आप फ्रेंडशिप, ट्रस्ट या कॉपरेशन दे रहे हो, तो सामने वाली साइड से भी सिमिलर रिस्पॉन्स आना चाहिए। लेकिन नेहरू के टाइम में कभी कभी ये वन साइडेड फ्रेंडशिप का अप्रोच लिया, जैसे स्पेशली चाइना के केस में, जो कि इक्वल रिस्पॉन्स नहीं था, और बाद में जाके क्या हो जाता है, वॉर हो जाती है, जो कि क्या, 1962 वॉर विथ चाइना। ओके, और यही चीज़ है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिर्फ मॉरल स्पीचेस से नहीं, इस वर्ल्ड में वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। यही दिखाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिर्फ मॉरल स्पीचेस से नहीं चलती। इस वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है, बट पावर, स्ट्रैटेजी, सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट भी इक्वल इम्पोर्टेंस होते हैं। ओके, अब चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वन, इसी में है, तो इसका है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड द फॉरेन पॉलिसी वैल्यू। देखो टॉपिक बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप अच्छे से समझ जाओ, और आप प्लीज़ इसे ना लाइक अच्छे से स्टोरी की तरह समझो। ओके, अब समझो क्या है इंडिया, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड द फॉरेन पॉलिसी वैल्यू। आई एम सो सॉरी गाइज, मेरे पता नहीं इतनी जबान क्यों फिसल रही, मे बी आई वॉज मैं इतने टाइम बाद लेक्चर बना रही हूँ इसीलिए, बट आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर दिस। ओके, ये सेक्शन ना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, एक पूरा का पूरा इमोशनल आइडियोलॉजी है। देखो, सबसे पहला पॉइंट, इंडिया का जो वर्ल्ड व्यू है, यानी दुनिया को देखने का नज़रिया, सिर्फ मॉडर्न पॉलिटिक्स से नहीं बना। ये बना है इंडिया की सिविलाइजेशनल वैल्यूज से, फिलॉसफी से, कल्चर से, हिस्ट्री एंड हेरिटेज से। ओके, तो इंडिया एक चीज़ फॉलो करती है, वासुदेव कुटुंबकम, मतलब कि जो भी आपके कंट्रीज में आते हैं, दे आर योर गेस्ट, दे आर लाइक योर गॉड। ओके,
तो वर्ल्ड व्यू देखो, सबसे पहले तो वर्ल्ड व्यू का ही सिंपल मतलब समझ लो। वर्ल्ड व्यू का मतलब होता है कंट्री का जो सिविलाइजेशनल दुनिया होती है वो कैसे समझती है, इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे देखती है, अपने रोल को कैसे डिफाइन करती है और किस वैल्यूज़ के बेसिस पर डिसीजन लेती है। सो इंडिया का वर्ल्ड व्यू एकदम सडन नहीं बना, इट हैज़ डीप फिलोसफिकल एंड हिस्टोरिकल रूट्स, राइट। मॉडर्न पीरियड में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स ने भी इंडिया के वर्ल्ड व्यूज़ को शेप किया। और यहाँ से हम लोग 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले इस टॉपिक से। आपको टॉपिक देखकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई नो इट्स अ लिटिल बिग टॉपिक, लेकिन आप बस अपने कान को खुले रखो और ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। फिर आप इसे अगर आपको हाईलाइट करना होगा तो वीडियो पॉज करके कर लेना, लेकिन अभी पहले तो ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहला पॉइंट, इंडिया की फ्रीडम जो है लिंक्ड थी फ्रीडम ऑफ अदर कोलोनाइज्ड नेशन से। अब क्या है इसका मतलब, फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स ये मानते थे कि इंडिया की आज़ादी सिर्फ इंडिया की पर्सनल लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि ये एशियन और अफ्रीका के सारे कोलोनाइज्ड लोगों की लार्जर स्ट्रगल का पार्ट थी। यानी इंडिया को लगता था कि जब तक बाकी एशिया अफ्रीका पर कोलोनलिज्म और रेसिज्म का डोमिनेशन रहेगा तब तक इंडिया की फ्रीडम भी फुली सिक्योर नहीं होगी। अब समझ आया कोलोनलिज्म का मतलब क्या बताया था मैंने, जब एक पावरफुल कंट्री किसी दूसरे कंट्री पर डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल स्टैब्लिश करे। ओके, और रेसिज्म का मतलब क्या, जब रेस के बेसिस पर इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन या सुपीरियोरिटी का एटीट्यूड हो। सो इंडिया ने अपनी फ्रीडम को ग्लोबल एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल का पार्ट बना दिया। इसीलिए लेटर जो फॉरेन पॉलिसी में इंडिया जो है नेचुरली एंटी कॉलोनियल और एंटी रेसिस्ट बनती है। ओके, अब दूसरा पॉइंट समझना, फ्रीडम मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन अहिंसा, सत्याग्रह एंड स्वदेशी। देखो, सबसे पहले जो हमारी इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट है उसकी कोर वैल्यूज क्या क्या थी, अहिंसा थी, सत्याग्रह थे एंड स्वदेशी थी। अहिंसा का मतलब क्या होता है, वायलेंस के बिना स्ट्रगल करना, जो कि होता है नॉन वायलेंस। सत्याग्रह का मतलब होता है ट्रूथ बेस्ड रेजिस्टेंस, यानी ट्रूथ और मॉरल फोर्स के थ्रू इनजस्टिस को चैलेंज करना। और तीसरा था स्वदेशी, अपने देश के गुड्स एंड रिसोर्सेज और सेल्फ रिलायंस को इम्पोर्टेंस देना और उसे प्रमोट करना, यानी कि इकोनॉमिक सेल्फ रिस्पेक्ट प्लस सेल्फ डिपेंडेंस। इसका सिंपल मतलब होता है कि जिस मूवमेंट की फाउंडेशन ही इन वैल्यूज़ पर बनी हो, उस देश की फॉरेन पॉलिसी भी नेचुरली इन वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में लेटर हम देखते हैं कि हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ की पता क्या क्या वैल्यूज़ हैं। ये 3 चीज़ों पर बेस्ड थी, अहिंसा, सत्याग्रह एंड स्वदेशी। और आज के टाइम में इंडिया फॉरेन पॉलिसी में पीस, नेगोशिएशन, एंटी डोमिनेशन, डिग्निटी, ऑटोनॉमी, इस टाइप की वैल्यूज़ देखी जाती हैं। ओके, सो थर्ड पॉइंट क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल वाज अ पॉपुलर मास मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट सिर्फ एलाइट्स का ड्राइंग रूम डिस्कशन नहीं था, इट वाज अ मास मूवमेंट। डिफरेंट कास्ट, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, कम्युनिटीज, रीजन, सब धीरे धीरे एक यूनिफाइंग नेशनल मूवमेंट का पार्ट बने। ओके, लाइक बंगाल पार्टीशन 1905 एक एग्जाम्पल है। ओके, 1905 आप एक एग्जाम्पल की तरह जान सकते हो, जिसमें श्री औरोबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जैसे इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल्स को मासेस के साथ कनेक्ट किया। ओके, लाइक मासेस द कॉमन पीपल। इसका फॉरेन पॉलिसी पर पता है क्या इफेक्ट हुआ, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अ लाइट एरोगेंस नहीं बनी, बल्कि उसमें ब्रॉडर ह्यूमन कंसर्न्स आए, लाइक पीपल, नेशन, जस्टिस, इक्वालिटी। ओके, और इसका फोर्थ पॉइंट है हम लोग का, and that is the freedom struggle produced lasting national values। अब इसका क्या मतलब है, इस लॉन्ग स्ट्रगल से कुछ कोर वैल्यूज इमर्ज हुई जो आज भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं, लाइक इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम, सोशल जस्टिस, डेवलपमेंट फॉर ऑल एंड नेशंस। ओके, अब देखो, नॉन डिस्क्रिमिनेशन तो पता है ना क्या होता है, किसी भी कंट्री या पीपल के साथ अनफेयर या अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करना। सोशल जस्टिस पता है क्या होता है, ऐसा सोशल ऑर्डर जहां फेयरनेस हो, डिग्निटी हो और वीकर ग्रुप्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ये वैल्यू लेटर इंडियन
फॉरेन पॉलिसी में कन्वर्ट हुई, और इसे आजकल हम लोग क्या पता है क्या बोलते हैं, लाइक एंटी अपार्थेड स्टैंड, या स्टैंड फॉर सपोर्ट फॉर डीकोलोनाइजेशन, सपोर्ट फॉर डेवलपिंग नेशन, इक्वालिटी ऑफ ऑल स्टेट। ओके, अब देखो नेहरू के क्या व्यूज थे रियलिज्म के, ये तो आप जानते ही हो। अब देखो गांधी जी के बारे में थोड़ा देखो। गांधी जी साउथ अफ्रीका में रेसिज्म और अपार्थिड को क्लोज से देखा था उन्होंने। अपार्थिड क्या होता है? साउथ अफ्रीका का एक सिस्टम जहां रेशियल सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑफिशियली लॉ के थ्रू चलाया जाता था, जहां गांधी जी ने देखा कि इंडियंस को और जो लेबर्स थे और दूसरे नॉन वाइट कम्युनिटीज़ को एकदम इन ह्यूमन कंडीशन फेस करनी पड़ती थी। इसीलिए इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से जो वैल्यूज़ निकली वो एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी नहीं थी। ओके, दे वर बोर्न आउट ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस। ओके, चलो अब देखो नेहरू का रोल देखो, ये जो हम लोगों ने पहले भी देखा था। 7 सितंबर 1946 को नेहरू ने क्लियरली कहा कि इंडिया इज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन एमेंसिपेशन ऑफ कॉलोनियल एंड डिपेंडेंट कंट्रीज। सबसे पहले तो ये इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? एमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, लिबरेशन, फ्रीडम फ्रॉम डोमिनेशन। यानी इंडिया ओपनली कह रहा है कि हम सिर्फ अपनी इंडिपेंडेंस के लिए नहीं, दूसरे कॉलोनाइज्ड पीपल की फ्रीडम के लिए भी कंसर्न्ड है। नेहरू ने एक मेजर प्रिंसिपल दिया, इंडियन रेसियलिज्म को रिजेक्ट करेगा। अब ये रेसियलिज्म क्या है? अब रेसियलिज्म भी वही है, बेसिकली रेशियल सुपीरियोरिटी या रेस बेस्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ओके, तो इंडिया क्या करेगा? इसे रिजेक्ट करेगा। ओके, सो यहाँ से एक क्लियर फॉरेन पॉलिसी नॉर्म एमर्ज हुआ कि इंडिया क्या है? एंटी रेशियल, एंटी कॉलोनियल, इक्वालिटी बेस्ड इंटरनेशनल आउटलुक। ओके, अब देखो, अब हमारे बुक में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे आप याद रख सकते हो कि इंडिया का वर्ल्ड व्यू आइसोलेट रहना बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि वो एक एक्टिव एंगेजमेंट करे। यानी इंडिया दुनिया से कट ऑफ होके नहीं रहना चाहता, वो चाहता है कि वो सबके साथ इंगेज करे ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड सोवर्निटी। अब सोवर्निटी क्या होती है? सोवर्निटी का मतलब होता है अपने स्टेट पर फाइनल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, यानी कोई एक्सटर्नल पावर आपके ऊपर कंट्रोल ना करे। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि नेहरू ने ये कभी भी नहीं कहा, नेहरू ने ये भी कहा कि इंडिपेंडेंट इंडिया जो है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से सारे टाइज कंप्लीटली ख़त्म नहीं करेगा। अब ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ क्या हुआ? कॉमनवेल्थ बेसिकली उन कंट्रीज़ का एसोसिएशन है जो लार्जली फॉर्मर ब्रिटिश एम्पायर से कनेक्टेड था। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि इंडिया आइडियलिस्टिक था बट इमोशनल नहीं था फुली। ओके, इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड थी, ट्रेड लिंक्स पुराने थे, डिफेंस स्ट्रक्चर भी पुराना था, ब्रिटिश मॉडल से इन्फ्लुएंस था। तो ये इम्पोर्टेंस थी, वो नेसेसरी थी उस टाइम की। सो इंडिया ने ये समझा कि प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है बट प्रैक्टिकल नीड्स भी इम्पोर्टेंट है। मतलब फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ इमोशन से काम नहीं चलता, थोड़ा बजट, ट्रेड और आर्मी भी देखनी पड़ती है। ओके, चलो, ओके, अब प्लीज़ आप फिर से ज़्यादा पैनिक मत करना। आई नो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। चलो तो इसको कवर करते हैं। ओके, ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कवर? इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज वर्ल्ड व्यू। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये हमें बताता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी की थिंकिंग है सिर्फ इंडिपेंडेंस के बाद स्टार्ट नहीं हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस से पहले ही इंडिया के फ्यूचर वर्ल्ड व्यू को शेप करना स्टार्ट कर दिया था। ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि ब्रिटिश रूल ने सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन किया था। आयरॉनिकली उसने कुछ ऐसे सिस्टम्स भी क्रिएट किए थे जिन्होंने इंडिया को यूनाइट कर दिया था, जैसे कॉलोनियल स्टेट apparatus, जुडिशियल सिस्टम, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, administrative structure, census system,
railways, postal system, taxation system, textile mills and factories. तो इन सब चीज़ों ने अलग अलग रीजन को ग्रेजुअली एक कॉमन फ्रेमवर्क में ला दिया. दैट वाज स्टेट एपरेटस. ओके, अब ये स्टेट एपरेटस क्या होता है? ये स्टेट एपरेटस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का पूरा इंस्टीट्यूशनल मशीनरी, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, कोर्ट्स, रेवेन्यू सिस्टम एक्सेट्रा, इसे स्टेट एपरेटस कहते हैं, जो कि क्या है? गवर्नमेंट का पूरा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है, इंस्टीट्यूशनल मशीनरी. अब मैंने आपको एक सेंसस सिस्टम बताया था. सेंसस क्या होता है? सेंसस का मतलब होता है पॉपुलेशन काउंटिंग सिस्टम. ओके, जिसमें कास्ट, रिलीजन, रीजन जैसे आइडेंटिटीज को ऑफिशियली रिकॉर्ड किया जाता है. तो ब्रिटिश रूल ने चाहे अपने इंटरेस्ट के लिए सिस्टम बनाया हो, बट उनका एक यूनिफाइंग अफेक्ट भी रहा है, और इसी प्रोसेस का राइज हुआ, जिससे क्या का राइज हुआ? इंडियन कॉन्शियसनेस का. यानी लोगों में ये फीलिंग डेवलप हुई कि हम सिर्फ अपने प्रोविंस या कास्ट का पार्ट नहीं है, हम एक लार्जर इंडियन नेशन का पार्ट है. इसी ग्रोइंग नेशनल कॉन्शियसनेस का रिजल्ट आता है, पॉलिटिकल रिजल्ट, क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कांग्रेस सिर्फ डोमेस्टिक इशू डिस्कस नहीं करती थी. इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी एनुअल सेशन में इंटरनेशनल इश्यूज पर भी डिस्कस करती थी. यानी धीरे धीरे इंडिया का एक कंबाइंड विजन डेवलप हुआ, नेशनलिज्म का भी और इंटरनेशनलिज्म का भी. नेशनलिज्म क्या होता है? अपने नेशन की फ्रीडम, यूनिटी और आइडेंटिटी को इम्पोर्टेंस देना. इंटरनेशनलिज्म क्या होता है? दुनिया के ब्रॉडर इश्यूज, यानी कि अदर नेशन के स्ट्रगल्स और ग्लोबल कॉपरेशन को भी इम्पोर्टेंस देना. तो ये बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है कि इंडिया का नेशनलिज्म नैरो या सेल्फिश नेशनलिज्म नहीं था. इट वाज लिंक्ड विद ग्लोबल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, अब गांधी जी का एक एग्जाम्पल देखते हैं. लाइक 1919 में महात्मा गांधी ने टर्की में खिलाफत मूवमेंट की रिस्टोरेशन को सपोर्ट किया था. अब ये खिलाफत क्या था? खिलाफत इशू ओटोमन एम्पायर के खलीफ की अथॉरिटी और पोजीशन से रिलेटेड था, जो मेनी इंडियन मुस्लिम्स के लिए इमोशनली और पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट था. अब गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने एक इंटरनेशनल इशू, जो कि खिलाफत था, वो इंडिया के डोमेस्टिक एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल के साथ कंबाइन कर दिया और इसको लिंक किया, क्या? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ, जो लॉन्च हुआ था ब्रिटिश रेप्रेशन के अगेंस्ट, स्पेशली रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, जलियनवाला मैसकर के अगेंस्ट. ओके, अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था? ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटीज के साथ कॉपरेट ना करना इन फॉर्म ऑफ पीसफुल रेजिस्टेंस. ओके, अब देखो, बेसिकली इसमें अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो एक रॉलेट एक्ट आता है, मतलब कि एक रेप्रेसिव ब्रिटिश लॉ आता है, जैसे बिना प्रॉपर ट्रायल के डिटेंशन पॉसिबल थी. तो गांधी जी शोड दैट कि इंडिया स्ट्रगल कुड कनेक्ट विद इंटरनेशनल इश्यूज. यानी इंडिया की पॉलिटिक्स ऑलरेडी लर्न कर रहे थे. मतलब गांधी जी ने क्या किया? एक इसके अगेंस्ट रॉलेट एक्ट आई, उसके अगेंस्ट जलियनवाला बाग जो मैसकर हुआ था उसके अगेंस्ट जाकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था. और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बड़ा बनाने के लिए उन्होंने एक इंटरनेशनल इशू विच वाज खिलाफत मूवमेंट, उस मतलब खिलाफत जो कि टर्की का इंसिडेंट हो रहा था, इंटरनेशनल इशू है ये, उसे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ कंबाइन किया. ओके, फिर क्या हुआ? 1920 में नागपुर सेशन में गांधी जी ने एक और स्टेप लिया. उन्होंने स्वराज को खिलाफत डिमांड के साथ लिंक किया. अब ये स्वराज क्या था? स्वराज का सिंपल मीनिंग होता है सेल्फ रूल, यानी अपने ऊपर राज करना. इसका मतलब क्या हुआ? कांग्रेस का नेशनलिज्म और इंटरनेशनल कंसर्न दोनों एक साथ चल रहे थे. ओके, हाँ. अब देखो 1921 में क्या आता है? 1921 में आता है अहमदाबाद सेशन, जिसमें कांग्रेस ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट पर रेजोल्यूशन पास करने का डिसीजन लिया. और गांधी जी ने वहाँ कहा कि जब हम स्वराज के प्लान्स मैच्योर कर रहे हैं, तब हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी डिफाइन करनी होगी. अब देखो, ये लाइन बहुत पावरफुल है. इसका मतलब होता है फॉरेन पॉलिसी का, यानी कि स्वतंत्रता का एक्सीडेंटल सब्जेक्ट नहीं था.
देखो, कांग्रेस ऑलरेडी सोच रही थी कि वर्ल्ड के साथ रिलेशन कैसे होंगे, इंडिया किस वैल्यूज पर स्टैंड लेगी, किस टाइप की इंटरनेशनल इमेज होगी। ओके, तो यू नो अहमदाबाद सेशन में जब स्वराज के प्लान को ऐड किया जाता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के साथ, सेल्फ रूल के साथ, इट वाज अ बिग स्टेप। ओके, अब फिर आता है 1938 में हरिपुरा सेशन। ये थोड़ा सा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, अब इसे समझ जाओ। इस सेशन में ना दो कार्डिनल प्रिंसिपल्स है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट बनती है, यूनिवर्सल डिसआर्ममेंट और कलेक्टिव सिक्योरिटी। अब पहले तो प्रिंसिपल्स यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात हो रही है, अब यूनिवर्सल दो प्रिंसिपल थी किसकी, हरिपुरा सेशन की, जो 1938 में हुआ था, जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का पार्ट बनती है। यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट में होता है ना कि सारे कंट्रीज के लेवल पर वेपन रिडक्शन, आर्म्स कंट्रोल करना, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में वॉर की पॉसिबिलिटी कम करना बाय रिड्यूसिंग आर्मामेंट्स। ओके, कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है, ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम जहां एक कंट्री पीस को थ्रेटन करे तो बाकी कंट्रीज मिलकर उस थ्रेट को रिस्पॉन्स दें। ओके, सिक्योरिटी ऑफ वन इक्वल टू कंसर्न्स फॉर ऑल। तो हरिपुरा रेजोल्यूशन ने कहा इंडिया दुनिया के साथ पीस और फ्रेंडशिप में रहना चाहती है और एक फ्री इंडिया डिसआर्ममेंट और कलेक्टिव सिक्योरिटी को सपोर्ट करेगी। लेकिन रेजोल्यूशन ने एक पावरफुल बात बोली, जब तक कॉलोनियल डोमिनेशन और इंपीरियलिस्टिक हेजेमनी रहेगी तब तक रियल पीस पॉसिबल नहीं है। इंपीरियलिस्टिक हेजेमनी क्या होती है, क्या होता है, जब पावरफुल स्टेट दूसरे पीपल या रीजन पर डोमिनेशन मेंटेन करे, पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमी सुपीरियरिटी के थ्रू। सो कांग्रेस का स्टैंड क्लियर था, वर्ल्ड पीस जो थी फाउंडेशन बनती है, एंटी इंपीरियलिज्म के बिना पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली हरिपुरा सेशन में बात हुई क्या, कि वर्ल्ड पीस चाहिए, हमें जो आर्म्स है वो कम करना पड़ेगा, वेपन्स कम करना पड़ेगा ताकि सबकी सिक्योरिटी रहे। लेकिन ये चीज़ किसके बिना पॉसिबल नहीं है, आप इम्पीरियलिस्टिक हेजेमनी ख़त्म हुए बिना, मतलब कि कॉलोनियलिज्म ख़त्म हुए बिना। तो ये सब इंडिपेंडेंस की पहले की बात है। ओके, अब देखो 1948 में आता है जयपुर सेशन। आई नो ये थोड़ा टॉपिक बड़ा हो रहा है और आप भूल भी रहोगे कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया। देखो, पहले तो हम लोगों ने कवर किया था कि कैसे ब्रिटिश के जो बनाए हुए सिस्टम्स है, जैसे टैक्सेशन सिस्टम, सेंसस काउंटिंग एंड ऑल, ये सब यूज़फुल हो रहे थे इंडिया के लिए। फिर 1919 में गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ ज्वाइन किया, कंबाइन किया 1920 के दौरान। फिर जाके 1938 में हरिपुरा सेशन के बारे में उसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात किया हम लोगों ने, राइट। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, अब ये जयपुर सेशन के बारे में भी समझ लो। वैसे तो एग्ज़ाम में उतना पता नहीं आता भी है नहीं, आई हैव टू चेक द PYQs, बट मैं समझा देती हूँ कि इस टॉपिक में है क्या। 1948 में जयपुर सेशन में क्या हुआ था, ये एक इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद वाला पीरियड था। देखो, ये 1948 है, राइट। तो इस रेजोल्यूशन में कांग्रेस ने रीअफर्म किया कि वो कमिटेड है किससे, वर्ल्ड पीस से, फ्रीडम फॉर ऑल नेशन, रेशियल इक्वालिटी और इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म के एंड के लिए। ओके, अब रेशियल इक्वालिटी पता है ना आपको, मैंने आपको पहले भी समझा दिया है कि एंटी रेसिस्ट क्या होती है। तो वही रेशियल इक्वालिटी, उसका अपोजिट, सब रेसेस को इक्वल डिग्निटी और इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटिन्यू दिखाता है कि इंडिपेंडेंस के बाद भी कांग्रेस ने वही वैल्यूज कंटिन्यू की है जो फ्रीडम स्ट्रगल में डेवलप की थी। ओके, so that's it for this video, guys. So overall this topic gives us one major conclusion, that Indian National Congress was not just an anti-British political organization, it was also the laboratory where India's for future foreign policy were gradually shaped, right? So कांग्रेस ने इंडिया को सिखाया कि नेशनलिज्म विदाउट आइसोलेशन, इंटरनेशनलिज्म विदाउट सरेंडर, पीस विद जस्टिस एंड एंटी कोलोनलिज्म विद ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं वन लाइन में कहूँ तो कांग्रेस ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन
national consciousness into an organized worldview. That worldviews later become the foundation of Indian foreign policy. Okay, thank you so much, guys. I know ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है एंड सिर्फ और सिर्फ एक दो ही टॉपिक कवर करने में 40 मिनट बीत गए. आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट चैप्टर आई मीन नेक्स्ट वीडियो से मैं इसे थोड़ा बेटर मतलब जल्दी बना सकूँ. ओके, तो हम लोगों ने आज इंट्रोडक्शन कवर कर लिया और ये कवर कर लिया. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा बेटर कवर करेंगे.